हेलो, नमस्ते। तो जैसे कि आपने मुझे बोला था कि सर हर चैप्टर की वन शॉट वीडियोस लेके आओ, तो मैंने ये वन शॉट वीडियोस का जो सीरीज है वो शुरू कर दी है। और इसमें पहला जो चैप्टर मैंने अपलोड किया है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब हर एक वीडियो की वन शॉट वीडियो आएगी। अब देखो, वन शॉट वीडियो मैंने पहले कभी नहीं बनाई है, पहली बार बना रहा हूँ। तो अगर इसमें कुछ कमी रहती है तो आप मुझे प्लीज कमेंट में बता देना, ठीक है। इसके अलावा मुझे आपसे क्या चाहिए यार, इस वीडियो पे, इस सीरीज पे, जो वन शॉट वाली सीरीज चलेगी, इस पे आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। ओके, बाय बाय। वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम है गौरव बोगना और आप देख रहे हो एनसीईआरटी का ज्ञान यूट्यूब चैनल। जैसे आपको पता है, मैंने अपने चैनल पे एक पोल डाला था जिसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। तो सबसे ज्यादा जो मुझे वोट मिला था वो मिला था इस टॉपिक पे कि आप क्लास 12th के रिवीजन शॉर्ट वीडियोस बनाओ। ठीक है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे रिवीजन वीडियोज से। अब ये रिवीजन वीडियोज है तो इसमें हम सिर्फ मेन टॉपिक्स को ही कवर करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो हम सेकंड चैप्टर से शुरू करेंगे जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें और क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, और जो फ्लावर होता है वो प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस होती है वो किसके अंदर होती है? फ्लावर के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ डायरेक्टली देखते हैं फ्लावर का पार्ट्स। तो फ्लावर के पार्ट में जो मेल पार्ट होता है उसे बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, स्टेमन में क्या आते हैं? एंथर और फिलामेंट। और इसके अलावा जो फीमेल पार्ट होता है उसे बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल में आता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो अगर आप यहाँ फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एंथर, ठीक है, और इसके नीचे क्या है? ये फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट क्या बना देगा? स्टेमिन। और पिस्टल के अंदर क्या क्या आएगा? स्टिग्मा, फिर ये स्टाइल आएगा पूरा नीचे तक, और उसके बाद आएगा ओवरी। ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी किसके पार्ट हो गए? पिस्टल के। और पिस्टल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके बाद आता है पेटल। अब पेटल जो होता है वो आपको पता है कलरफुल होता है। ठीक है, कलर्ड होता है ये, और इस कलर की वजह से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेपल होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें प्री फर्टिलाइजेशन की, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले की जो स्टेजेस होंगी उसे बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। तो उसमें हम स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि फ्लावर में एक टिश्यू होता है जिसे बोलते हैं फ्लोरल प्रीमोर्डियम। अब ये जो फ्लोरल प्रीमोर्डियम टिश्यू होता है ना, ये डेवलप करके क्या बनाता है? फ्लावर। ठीक है, ये डेवलप करके फ्लावर बनाता है। अब इस प्रोसेस में फ्लोरल प्रीमोडियम से जब फ्लावर बनता है तो इस प्रोसेस में बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। क्लियर? अब फ्लावर में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, तो मेल स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंड्रोशियम और फीमेल को बोलते हैं गाइनोशियम। एंड्रोशियम के अंदर जैसे मैंने आपको बताया स्टेमेन आता है और गाइनोशियम के अंदर पिस्टल आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेमेन की। स्टेमेन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो स्टेमेन में क्या क्या पार्ट आते हैं? एंथर और फिर ये फिलामेंट। ठीक है, अब देखो जो एंथर होता है वो जनरली कैसा होता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। बाइलोब्ड का मतलब है कि इसमें दो लोब होती है, मतलब दो पार्ट होते हैं। तो एक लोब ये है और दूसरा लोब इसके पीछे है। ओके, इसके अलावा जो ये प्रॉक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का, मतलब फिलामेंट का जो लास्ट पार्ट होता है वो जुड़ा हुआ रहता है या तो पेटल से या फिर थैलेमस से। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर को देखोगे तो वो कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है, उसमें दो लोब होती है। ठीक है, विद ईच लोब हैविंग टू थीका, और हर एक लोब में दो थीका होता है। थीका क्या होता है? कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो, अगर आप एंथर को ऐसे कट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। और इसमें एक लोब ये हो गई, ये एक लोब हो गई, और ये दूसरी लोब हो गई। तो ये क्या हो गए? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हो गया एंथर। अब उसने क्या बोला? हर लोब में दो थीका होता है। तो थीका क्या है? कप लाइक स्ट्रक्चर। तो एक ये कप लाइक स्ट्रक्चर है और एक ये कप लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब एक लोब में कितने थीका हैं? दो। ठीक है ना, एक लोब में दो थीका है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डायथीकस। तो जो एंजियोस्पर्मिक एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है और डाइथीकस होता है। अब अगर आप एंथर को देखोगे तो ये फोर साइडेड स्ट्रक्चर होता है ना। एक साइड, दूसरी, तीसरी और चौथी साइड, तो फोर साइडेड स्ट्रक्चर है। और हर साइड में क्या मिलता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो यहां पे एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, यहां पे है, यहां पे है और यहां पे है। ठीक है, तो यहां पे कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए? चार। और हर एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं? दो। ठीक है, अब देखिए जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ये डेवलप्ड होता है, और डेवलप्ड होने के बाद ये बनाता है पोलन सैक।
पोलन सैक क्या होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। ये सब अभी हम यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं तो प्लीज आप इस चैप्टर के जो डिटेल्ड वीडियोस हैं उसको पहले देखें, जो कि आपको कहां पे मिल जाएंगे, आई बटन में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजियम में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो प्लूरल वर्ड है और माइक्रोस्पोरेंजियम सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में। जनरली जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं उसके चारों तरफ 4 लेयर होती हैं, जिन्हें बोलते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम। ठीक है, अब शुरू की जो 3 लेयर हैं कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, इनका काम होता है प्रोटेक्शन का। और इसके अलावा इनका एक और काम होता है, ये क्या करते हैं, एंथर को डेज करते हैं, मतलब एंथर को ब्रेक करते हैं, जिससे क्या होता है, एंथर के ब्रेक होने से पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं बाहर। ठीक है, आप समझ रहे हो। देखो, जो एंथर होता है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। अब जब पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे एंथर के अंदर, तो पोलन ग्रेन को बाहर भी तो निकलना है। अब पोलन ग्रेन बाहर कैसे निकलेंगे, जब एंथर का ब्रेकेज होगा। और एंथर का ब्रेकेज कौन करती हैं, ये 3 लेयर। ठीक है, अब जो इनर मोस्ट वॉल लेयर है जिसे बोलते हैं टेप्टम, उसका काम क्या होता है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। अब यहाँ पे नीट के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो सेल्स होते हैं ना टेप्टम के, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। क्लियर, ओके। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, जब एंथर यंग होता है तो उस टाइम पे जो माइक्रोस्पोरेंजियम रहते हैं ना, उनके सेंटर पे हमें कुछ स्पोरोजिनस टिश्यूज मिलते हैं। देखो, जैसे हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में हमें क्या मिलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यूज। ठीक है, इसको अभी हम स्ट्रक्चर में देखेंगे। तो देखो, ये है माइक्रोस्पोरेंजियम और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में अगर आप देखें तो आपको क्या मिलेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यूज। ठीक है, तो हर जगह पे यहाँ पे क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यूज प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पे आपको 4 लेयर मिलती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, इसके अलावा मिडिल लेयर, सबसे अंदर होती है टेप्टम। टेप्टम का काम आपको ध्यान रखना है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें पढ़ना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी मदद से माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हम लाइन को पढ़ेंगे नहीं, हम डायरेक्टली इसको फ्लो डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या समझा है कि माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में क्या मिलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यूज। ठीक है, अब स्पोरोजिनस टिश्यूज है तो उसमें क्या होंगे, स्पोरोजिनस सेल्स होंगे जो कि डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। फिर इसमें माइटोसिस होता है, माइटोसिस से बनता है पोलन मदर सेल। ठीक है, अब ये जो पोलन मदर सेल है इसमें होता है मियोसिस, मतलब रिडक्शनल डिवीजन, जिससे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। तो इस स्टेप में पोलन मदर सेल में मियोसिस होगा, जिससे क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे स्पोर्स बनते हैं जिन्हें बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स, और ये 4 के ऐसे ग्रुप में आ जाते हैं, तो इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो एक टाइम के बाद अलग अलग हो जाते हैं, और जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो इन्हीं को बोला जाता है पोलन ग्रेन्स। तो इस तरीके से यहाँ पे पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। अब यहां पे लिखा है डायग्राम में माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसी को बोलते हैं पोलन मदर सेल, और यही बाद में क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर्स बनाता है, और इन्हीं माइक्रोस्पोर्स की डेवलपमेंट से बनता है पोलन ग्रेन। ये हमने यहां पे देख लिया है। इस फिगर में हमें दिखाया गया है एक मैच्योर डेहिज्ड एंथर, मतलब टूटा हुआ एंथर। अब एंथर के अंदर देखो, जो पोलन ग्रेन है वो पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुके हैं। अब पोलन ग्रेन्स को बाहर आना है, तो पोलन ग्रेन बाहर कैसे आएंगे, जब एंथर ब्रेक होगा। और आपको पता है एंथर को ब्रेक करने के लिए कौन सी लेयर्स ये होती हैं, 3 लेयर शुरू की। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर। क्लियर, तो इस पैराग्राफ में जो भी चीज लिखी है वो मैंने आपको फ्लो डायग्राम की मदद से बता दी है। अब इसके बाद बात करते हैं पोलन ग्रेन्स की। तो पोलन ग्रेन्स को क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। क्यों बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इनके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर आप हिबिस्कस के ओपन एंथर को अपनी उंगली से टच करोगे तो क्या होगा, आपकी उंगली पे एक येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन्स का डिपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इस पोलन ग्रेन को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे पोलन ग्रेन के। तो पोलन ग्रेन के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। अब बात करते हैं पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की। तो जनरली पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल नेचर का, और इसका डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है। ठीक है, अब पोलन ग्रेन में 2 लेयर्ड वॉल होती है, मतलब इसमें 2 लेयर होती हैं।
तो जो बाहर की लेयर होती है पोलन ग्रेन की वो कैसी होती है, हार्ड होती है, और उस लेयर का नाम होता है एक्साइन, और एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। अब देखो जो स्पोरोपोलेनिन होता है वो क्या होता है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। मतलब ये जो स्पोरोपोलेनिन है इस पे हाई टेम्परेचर का भी कोई भी असर नहीं होगा। अगर आप इस स्पोरोपोलेनिन पे स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे उसका भी कोई असर नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे उसका भी कोई असर नहीं होगा। और सबसे खास बात, यहां पे अभी तक हमें कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं मिला है जो कि स्पोरोपोलेनिन को ब्रेक कर सके या डिग्रेड कर सके। तो इस वजह से जो एक्साइन है, देखो एक्साइन किस चीज की बनी है, स्पोरोपोलेनिन की बनी है, और स्पोरोपोलेनिन कैसा होता है, रेजिस्टेंट होता है। तो इस वजह से जो एक्साइन है वो बहुत अच्छा प्रोटेक्शन दे सकता है ना पोलन ग्रेन को, समझ गए ना। तो एक्साइन की वजह से क्या होता है, पोलन ग्रेन को बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। अब जो पोलन ग्रेन होते हैं उसमें क्या रहता है, एक पोर होता है। पोलन ग्रेन में एक जगह पे क्या होता है, एक पोर होता है जिसको बोलते हैं जर्म पोर, जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। अब देखो जो पोलन ग्रेन होता है उस पोलन ग्रेन में ये जो जर्म पोर है, इस जर्म पोर का काम क्या होता है, इस जर्म पोर से बनती है पोलन ट्यूब, ठीक है। और इस पोलन ट्यूब के थ्रू क्या होता है, मेल गैमेट का ट्रांसफर होता है। ये चीज हम आगे देखेंगे। अब इसके अलावा यहां पे क्या बोला है, पोलन ग्रेन जो है वो हमें फॉसिल की फॉर्म में भी मिलते हैं। मतलब पोलन ग्रेन्स बिना खराब हुए प्रिजर्व रहते हैं फॉसिल की फॉर्म में कई सालों तक। क्यों, क्योंकि पोलन ग्रेन के ऊपर क्या है, एक्साइन की कवरिंग है, और एक्साइन किस चीज का बना है, स्पोरोपोलेनिन का, जो कि पोलन ग्रेन को खराब नहीं होने देता है। इसके बाद जो इनर वॉल रहती है पोलन ग्रेन की वो किसकी बनी होती है, इंटाइन की बनी होती है। अब देखो जो इंटाइन होती है वो थिन होती है और कंटिन्यूअस लेयर होती है। एक्साइन कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि एक्साइन एक जगह पे एब्सेंट होती है, और वो जगह कौन सी है, जर्म पोर, ठीक है। बट लेकिन जो इंटाइन होती है वो कंटिन्यूअस होती है और थिन होती है, और इंटाइन बनी होती है सेलुलोज एंड पैक्टिन की। ओके, अब देखिए जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो उसमें दो सेल मिलते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बिगर इन साइज होता है, जिसमें बहुत सारा फूड रिजर्व्ड स्टोर्ड रहता है, और साथ में इस वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज्यादा इर्रेगुलर होता है, ठीक है। बड़े साइज का इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है इसमें। बट लेकिन जो जनरेटिव सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और वो फ्लोट करते हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। देखो इसको समझते हैं, ये है हमारा क्या, एक मैच्योर पोलन ग्रेन। तो इसमें दो सेल मिल रहे हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव। हमने क्या पढ़ा, जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बिगर इन साइज होता है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, वेजिटेटिव सेल। और इसी वेजिटेटिव सेल के अंदर हमें क्या मिलता है, जनरेटिव सेल, ठीक है। अब देखिए ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बोला है, 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें एंथर से जब पोलन ग्रेन निकलता है ना, तो निकलते हुए पोलन ग्रेन में टू सेल्ड स्टेज होती है। मतलब इनमें क्या होते हैं, दो टाइप के सेल मिलते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। बट लेकिन जो रिमेनिंग एंजियोस्पर्म्स होते हैं, मतलब 40% जो रिमेनिंग एंजियोस्पर्म्स है, उनमें एंथर से जब पोलन ग्रेन निकलता है ना तो वो थ्री सेल्ड स्टेज में होता है। थ्री सेल्ड स्टेज कैसे हो गया, एक तो हो गया यहां पे वेजिटेटिव सेल और दो मेल गैमेट्स, ठीक है ना। डिफरेंस क्या है, देखो टू सेल्ड स्टेज में दो सेल हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव। ये 60% एंजियोस्पर्म्स में होता है। जो 40% होते हैं उनमें क्या होता है, जब एंथर से पोलन ग्रेन निकलता है तो वो थ्री सेल्ड स्टेज में रहता है, वेजिटेटिव और टू मेल गैमेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे जो जनरेटिव सेल है ना वही डिवाइड होके क्या बनाता है, टू मेल गैमेट्स, ठीक है। ध्यान रखना, जो जनरेटिव सेल होता है वही डिवाइड करके यहां पे दो मेल गैमेट्स को बनाता है। तो इस तरीके से यहां पे थ्री सेल्ड स्टेज हो गई। अब देखिए यहां पे बताया गया है जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत सारी एलर्जी करते हैं, सीवियर एलर्जी करते हैं, और ब्रोंकियल एप्लीकेशंस करते हैं, मतलब ब्रोंकाई में कुछ प्रॉब्लम करते हैं, जिससे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, और इसके अलावा बहुत सारी और बीमारियां हो जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक की। अब यहां पे आप मेंशन किया गया है पार्थेनियम को। पार्थेनियम को कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। ये जो कैरेट ग्रास होती है ना, इससे बहुत सारी एलर्जी होती है। मतलब इस कैरेट ग्रास का जो पोलन ग्रेन है ना वो क्या करता है, पोलन एलर्जी करता है। अब हम यहां पे बात कर रहे हैं पोलन ग्रेन की विएबिलिटी के बारे में। तो देखो
यहाँ पे क्या लिखा है कि जो सेरेल्स होते हैं जैसे कि राइस, व्हीट, इनमें जो पोलन ग्रेन होता है वो लूज करता है विएबिलिटी को विद इन 30 मिनट ऑफ देयर रिलीज। जैसे ये राइस और व्हीट का प्लांट है, इसमें एंथर है, एंथर से पोलन ग्रेन निकला और पोलन ग्रेन जब निकला तो 30 मिनट के अंदर अंदर ये पोलन ग्रेन अपनी विएबिलिटी को मतलब एक्टिवनेस को खत्म कर देता है। तो 30 मिनट के अंदर अंदर इसको लैंड करना है किस पे? स्टिग्मा पे। और जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलोनेसी, इनमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होता है उसकी विएबिलिटी मंथ्स तक रहती है, मतलब कुछ महीने तक इसकी विएबिलिटी रहती है। ओके, अब आपने सुना होगा स्टोरिंग सीमेन, स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए क्या करते हैं, ह्यूमंस के सीमन को या एनिमल के सीमन या स्पर्म को स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, उनको भी क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है कई सालों तक। कहां? लिक्विड नाइट्रोजन में, मतलब -196 डिग्री सेल्सियस में। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है ना। तो देखो, जिस तरीके से सीड बैंक होता है जिसमें सीड्स को स्टोर किया जाता है, उसी तरीके से क्या होता है, पोलन बैंक होता है जहां पे पोलन्स को स्टोर किया जाता है। और इन पोलन्स का इस्तेमाल होता है कहां? ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। अब बात करते हैं पिस्टल की। तो देखो, जो गाइनोशियम होता है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, और गाइनोशियम के अंदर हमें मिलता है पिस्टल। और पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब देखो, अगर एक फ्लावर में एक ही पिस्टल है तो उसको, उस कंडीशन को बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। और अगर एक फ्लावर के अंदर मोर देन 1 पिस्टल है तो उसको बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, अब मल्टी कार्पेलरी में भी 2 कंडीशन आ जाती है। मल्टी कार्पेलरी क्या है? बहुत सारे पिस्टल का होना। अब अगर ये बहुत सारे पिस्टल आपस में जुड़े हुए हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिनकार्पस। और अगर ये पिस्टल, जो बहुत सारे पिस्टल हैं, ये फ्री हैं, किसी से भी ये जुड़े हुए नहीं है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एपोकार्पस। ठीक है, अब देखो, पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा जो होता है वो क्या करता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म सर्व करता है, किसके लिए? पोलन ग्रेन के लिए। मतलब पोलन ग्रेन किसके ऊपर लैंड करते हैं? स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं। स्टिग्मा के बाद हमें क्या मिलता है? यहाँ पे एक स्टाइल पार्ट मिलता है जो कि इलोंगेटेड पार्ट होता है। ठीक है, लंबा सा पार्ट होता है, नीचे तक जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमें नीचे मिलता है बेसल बल्ज पार्ट, मतलब एक बड़ा सा पार्ट मिलता है जिसे बोलते हैं ओवरी। ठीक है, तो ऐसे स्टिग्मा होता है, फिर ये स्टाइल हो गया, और फिर हमें नीचे को मिलता है ओवरी। अब ओवरी के अंदर हमें क्या मिलता है? ओवेरियन कैविटी, मतलब खाली जगह। ठीक है, ओवरी के अंदर होती है ओवेरियन कैविटी, जिसको लोक्यूल भी बोलते हैं। अब देखो, ओवेरियन कैविटी के अंदर हमें क्या मिलता है? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा का यहाँ पे क्या काम क्या होता है? प्लेसेंटा का काम होता है ओव्यूल को ओवरी से जोड़ना। ठीक है, इसको हम समझते हैं। देखो, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर मिलता है हमें ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर हमें मिलता है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर हमें मिलता है फीमेल गैमेट। ठीक है, अब ओवरी है, फिर ये ओव्यूल है, तो ओवरी को ओव्यूल से कौन जोड़ता है? प्लेसेंटा। ठीक है, देखो, ओव्यूल का एक और नाम है मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, तो मेगास्पोरेंजिया को ओव्यूल भी बोलते हैं। अब देखो, हमें पता है ओवरी के अंदर हमें क्या मिलता है? ओव्यूल। ठीक है, तो ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी मिल सकता है, तो ये एग्जांपल है वीट के, पैडी के और मैंगो के। और अगर एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल मिलते हैं तो उसके एग्जांपल है पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्चिड्स। अब हमें मेगास्पोरेंजियम के बारे में पढ़ना है, जिसको ओव्यूल भी बोलते हैं। तो देखो, इस पैराग्राफ में जो कुछ भी लिखा है ना, उसको हम फिगर की मदद से समझेंगे। तो ये जो फिगर है, यह एक एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल का फिगर है। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। देखो, आपको पता है ओवरी के अंदर ओव्यूल मिलता है, और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, ये आपको पता है। इसके अलावा आपको एक और चीज पता है कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, वो ओव्यूल ओवरी से जुड़ा रहता है बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। मतलब प्लेसेंटा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ओव्यूल को ओवरी से जोड़ता है। तो यहां पे प्लेसेंटा कहां पर है, इसको समझते हैं। देखो, ये स्ट्रक्चर है फनिकल, इस फनिकल से जुड़ा हुआ रहता है प्लेसेंटा। ठीक है, और यही प्लेसेंटा क्या करता है? ओव्यूल को ओवरी से जोड़ता है। इसके अलावा यहां पे एक स्ट्रक्चर आता है हाइलम। तो हाइलम वो रीजन होता है जहां पे फनिकल ओव्यूल की बॉडी से जुड़ता है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, हाइलम वो रीजन होता है या वो जंक्शन होता है जहां पे जो फनिकल है ना, फनिकल, वो ओव्यूल की बॉडी से जुड़ता है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि एक तरफ तो क्या है? फनिकल है, ये रीजन, और एक तरफ क्या है? ओव्यूल की बॉडी है, और बीच में क्या है? हाइलम। तो हाइलम जो है वो एक कनेक्शन है। ठीक है, किसके बीच में? फनिकल और ओव्यूल की बॉडी के बीच में।
अब देखो हर एक ओव्यूल के चारों तरफ क्या होती है, एक या दो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। तो यहां पे कितनी है, दो हैं। एक होती है आउटर इंटेग्यूमेंट और एक होती है इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव एनवलप या फिर कवरिंग है। क्लियर। अब यहां पे अगर आप देखो ध्यान से, जो इंटेग्यूमेंट होता है ना, वो हर जगह को कवर करके रखता है एक्सेप्ट माइक्रोपाइल पे। अब माइक्रोपाइल क्या है उसको समझते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर जो है यहां पे, ये क्या है, माइक्रोपाइल, ये स्ट्रक्चर। तो यहां पे कहीं पे भी इंटेग्यूमेंट नहीं है, यहां पे खाली जगह है। इंटेग्यूमेंट यहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है, और यहां तक आ रहा है, पर बीच में इंटेग्यूमेंट नहीं है ना। तो यहां पे क्या बोला, माइक्रोपाइल वो रीजन होता है जहां पे इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इंटेग्यूमेंट यहां पे क्यों नहीं होता है ना। तो इंटेग्यूमेंट यहां पे इसलिए नहीं रहता है क्योंकि यहां पे क्या होती है, पोलन ट्यूब की एंट्री होती है। ठीक है, समझ गए। अब देखो ओव्यूल के ना दो पोल्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो दो एंड्स होते हैं, या फिर दो कोने होते हैं। तो एक पोल क्या है, उसे बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल, और एक होता है चलाजल पोल। ठीक है। अब अगर आप इंटेग्यूमेंट के अंदर देखेंगे तो आपको यहां पे क्या मिलेंगे, न्यूसिलस। ये क्या है, न्यूसिलस है। और न्यूसिलस किसका बना होता है, मास ऑफ सेल्स का, मतलब यहां पे बहुत सारे सेल्स होते हैं प्रेजेंट न्यूसिलस में। ठीक है ना। तो इंटेग्यूमेंट के अंदर क्या मिल रहा है हमें, न्यूसिलस। और न्यूसिलस की खासियत क्या होती है, इसके अंदर बहुत सारा फूड मटेरियल स्टोर्ड रहता है। ठीक है। अब अगर आप न्यूसिलस के भी अंदर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एम्ब्रियो सैक। तो ये है एम्ब्रियो सैक, जिसको फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। इसको फीमेल गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। और मेल गैमेटोफाइट किसे बोलते हैं, पोलन ग्रेन को, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है। अब देखो जनरली जो ओव्यूल होता है ना, उसके अंदर एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है। मतलब एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक होता है। और ये जो एम्ब्रियो सैक होता है ये बनता किससे है, ये बनता है मेगा स्पोर से। ठीक है, मेगा स्पोर से क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक। ये चीज हम अभी नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, अभी आगे देखेंगे। अब हमें यहां पे एक प्रोसेस के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब ये प्रोसेस क्या होती है, ये प्रोसेस होती है जिसमें मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और किससे होता है मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन, मेगा स्पोर मदर सेल से। तो जो मेगा स्पोर मदर सेल हैं वो क्या बनाती हैं, मेगा स्पोर्स। और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है। और आपको पता है जो मेगा स्पोर्स होते हैं वो बाद में क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो सैक। ये अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो प्रोसेस है इसमें हम देखेंगे कि एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है। अभी एम्ब्रियो सैक बना नहीं है, ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक बनेगा, अभी इनिशियल स्टेज है। तो आपको पता है ओव्यूल में दो रीजन्स होते हैं, एक होता है माइक्रोपाइलर रीजन और एक होता है चलाजल रीजन। तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है वहां पे एक सेल बनता है जिसे बोलते हैं सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, क्या बनता है, एक सेल जिसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। और वो कहां पे बनता है, ओव्यूल के माइक्रोपाइलर रीजन पे। अब देखिए ये ओव्यूल का माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, ये इनिशियल ओव्यूल स्ट्रक्चर है, मतलब ज्यादा डेवलप्ड अभी ये नहीं है। फिर हमने देखा था न्यूसिलस होते हैं। न्यूसिलस के अंदर यहां पे क्या बनता है, मेगास्पोर मदर सेल, जो कि एक सिंगल सेल है। अब ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इससे क्या होगा, यहां पे जो मेगास्पोर्स हैं वो दो बन जाएंगे। ठीक है, स्टेप क्या हुआ, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड हुआ, जिसने यहां पे दो मेगास्पोर बना दिए, और इसको नाम देते हैं मेगास्पोर डायाड। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो दो मेगास्पोर हैं ये फिर से डिवाइड करते हैं और ये चार मेगास्पोर बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड। तो समझ रहे होंगे, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करके मेगास्पोर डायड बनाएगा, मेगास्पोर डायड डिवाइड करके मेगास्पोर टेट्राड बनाएगा। अब यहां पे क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट बात आती है। ये जो चार मेगास्पोर बने हैं इनमें से तीन जो मेगास्पोर हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, मतलब वो खत्म हो जाते हैं। सिर्फ एक ही मेगास्पोर यहां पे बचता है। ठीक है, चलो अब हम यहां पे देखते हैं। तो देखो जो बचा हुआ मेगास्पोर है वो ये है। ठीक है, ये वाला मेगास्पोर क्या है, जो बचा हुआ मेगास्पोर है। अब इस मेगास्पोर के अंदर क्या हुआ, अगर आप शुरू में देखो यहां पे एक ही न्यूक्लियस था, है ना, बट लेकिन अब इस मेगास्पोर में कितने न्यूक्लियस हैं, दो न्यूक्लियस हैं। मतलब यहां पे क्या हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है। क्लियर। तो इसको बोलते हैं टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक। ठीक है, इसको बोलते हैं टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक क्योंकि इसमें दो न्यूक्लियस हैं। फिर इसको बोलते हैं फोर न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक। इसको बोलते हैं
8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो मेगास्पोर बचा था इसके अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। यहां पे 2 न्यूक्लियस, फिर 4 हो गए, फिर 8 हो गए। ठीक है, अब देखो जो 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक है इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस यहां आ जाता है बीच में, एक न्यूक्लियस यहां से बीच में आ जाता है। अब ये जो 2 न्यूक्लियस बीच में, इन्हें बोलते हैं टू पोलर न्यूक्लियाई। अब इधर कितने न्यूक्लियस है, 3, इधर भी कितने हैं, 3 न्यूक्लियस हैं। इन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बन जाती है, सेल वॉल। और इनको अब न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, अब इनको बोलेंगे सेल, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बन चुकी है, सेल वॉल बन चुकी है। तो अब उसको न्यूक्लियस नहीं, उसको सेल बोला जाएगा। तो इस तरीके से यहां पे 3 सेल बनेंगे और यहां पे 3 सेल बनेंगे। ठीक है, तो देखो इधर यहां पे जो सेल्स बने वो कौन कौन से बने, 2 सिनर्जिड्स और 1 एग। ठीक है, बीच में मैंने आपको बताया था 2 न्यूक्लियस आ जाते हैं जिन्हें बोलते हैं टू पोलर न्यूक्लियाई। और इधर ये नीचे की तरफ यहां पे क्या होंगे, जो बाकी के 3 न्यूक्लियस थे वो भी यहां पे 3 सेल्स बना देंगे जिन्हें बोलते हैं 3 एंटीपोडल सेल्स। क्लियर। और बीच में जो सेल होता है ना, ये भी एक सेल है, ठीक है, ध्यान रखना, ये एक पूरा सेल है, ये इसको बोलते हैं क्या, सेंट्रल सेल। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सेंट्रल सेल के बीच में हमें क्या मिलती है, टू पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर। अब यहां पे क्या होगा, इसका फुल्ली डेवलप्ड जो स्ट्रक्चर है वो ये दिखाया गया है। ठीक है, तो यहां पे हमारा बन चुका है फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक। इसमें क्या होते हैं, यहां पे चलाजल एंड में 3 एंटीपोडल्स होते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होते हैं, 2 सिनर्जिड्स और 1 एग होता है। बीच में ये सेंट्रल सेल है यहां पे पूरा का पूरा, और यहां पे 2 पोलर न्यूक्लियाई है। क्लियर। अब देखो यहां पे जो सिनर्जिड्स होते हैं ना, ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इस फिलीफॉर्म एपरेटस का काम होता है कि ये गाइड करता है पोलन ट्यूब को, कि भाई पोलन ट्यूब को बोलता है कि इधर को आओ, मतलब वो उन्हें रास्ता दिखाता है। तो पोलन ट्यूब यहीं से तो एंटर करती है, समझ गए ना, पोलन ट्यूब यहीं से एंटर करती है। तो पोलन ट्यूब को कैसे पता चलेगा कि यहां से एंटर करना है, ये कौन बताता है, फिलीफॉर्म एपरेटस। और फिलीफॉर्म एपरेटस को कौन बनाता है, सिनर्जिड्स। तो इस तरीके से यहां पे एक फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक बन जाता है। अब देखो जो एम्ब्रियो सैक होता है वो 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड होता है, मतलब इसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होते हैं। इसको गिन लेते हैं फटाफट। देखो सेल गिनते हैं पहले, हैं तो 3 सेल ये हो गए, एक सेंट्रल सेल ये हो गया, एक एग हो गया, और 2 सिनर्जिड्स हो गए। तो कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 सेल हो गए, और 8 न्यूक्लियस हैं। तो एक न्यूक्लियस, दूसरा, तीसरा, 3 न्यूक्लियस ये हो गए, चौथा, पांचवा, छठा, 6 न्यूक्लियस हो गए, और बीच में कितने, 7वां और 8वां। तो 8 न्यूक्लियस यहां पे होते हैं और 7 सेल होते हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान रखना कि यहां पे 4 मेगास्पोर बने थे, 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर तो खत्म हो गए थे, सिर्फ एक मेगास्पोर बचा था जिसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर है। ठीक है, अभी जो फंक्शनल मेगास्पोर है ना, ये डेवलप करके क्या बना रहा है, यहां पे पूरा एम्ब्रियो सैक बना रहा है। तो इस डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक सिंगल मेगास्पोर इन्वॉल्व था एम्ब्रियो सैक बनाने में, इसलिए इस डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्लियर। ओके, तो देखो ये सारी चीज जो यहां पैराग्राफ में लिखी हुई थी ये हमने फिगर की मदद से समझ ली है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो अभी तक जो प्रीसीडिंग सेक्शन है उसमें हमने क्या देखा, जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो कहां बनते हैं, पोलन ग्रेन में और एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, अभी देखो ये जो दोनों गैमेट्स हैं नॉन मोटाइल हैं, ये खुद से मूव नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये दोनों गैमेट्स मिलते कैसे हैं, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स यहां पे मिलते कैसे हैं। तो इसको अचीव करने के लिए यहां पे एक स्टेप होता है या एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं पॉलिनेशन, है ना। तो पॉलिनेशन जैसे मैंने आपको बताया, पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे। क्लियर। अब जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना, इस पॉलिनेशन को करने के लिए बहुत टाइप के अडेप्टेशन शो करते हैं। कोई प्लांट ऐसा होता है जो हवा से पॉलिनेशन करता है, कोई होते हैं जो पानी की मदद से पॉलिनेशन करते हैं, कोई होते हैं जो इंसेक्ट की मदद से करते हैं। तो बहुत डिफरेंट टाइप के यहाँ पे पॉलिनेशन करने के तरीके हैं। अब हमें डिफरेंट टाइप के पॉलिनेशंस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का एंथर से, ठीक है, कहां, स्टिग्मा पे। बट लेकिन यहां पे ध्यान के रखना है सेम फ्लावर के अंदर। जब सेम फ्लावर के अंदर ही पॉलन ग्रेन निकलता है और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करता है तो इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। ठीक है, अब जनरली जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं,
ओपन होते हैं, जिनमें क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड रहता है, मतलब कि कहीं पे भी छुपा हुआ नहीं होता है, खुला रहता है ना, एकदम हमें क्लियरली दिखता है। तो इन फ्लावर्स में जो ऑटोगैमी होती है ना, बहुत ज्यादा रेयर होती है। मतलब जो ओपन फ्लावर्स होते हैं उसमें ऑटोगैमी होने के चांसेस कम रहते हैं। इसको समझना। देखो क्या होता है कि अभी हमने पढ़ा ना कि यहां से पोलन ग्रेन निकला और पोलन ग्रेन इसी के फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड किया, इसको ऑटोगैमी बोलते हैं। बट लेकिन ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते हैं, इसको समझना हमें यहाँ पे जरूरी है। क्या होता है कि जब पोलन रिलीज होता है उस टाइम पे मान लो कि स्टिग्मा रिसेप्टिव ना हो। स्टिग्मा रिसेप्टिव का मतलब होता है कि स्टिग्मा तैयार है पोलन ग्रेन को लेने के लिए। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे फ्लावर है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, और ये क्या है, फिलामेंट, और ये है एंथर। तो ऐसा मान लेते हैं कि यहां से पोलन ग्रेन तो निकला, बट लेकिन अभी जो स्टिग्मा है वो एक्टिव नहीं है पोलन ग्रेन को लेने के लिए। तो अगर यहां पे पोलन ग्रेन लैंड कर भी गया तो आगे कुछ भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, या मान लो स्टिग्मा तो तैयार है पोलन ग्रेन को लेने के लिए, बट लेकिन पोलन ग्रेन आया ही नहीं, तो फिर यहां पे क्या होगा, पॉलिनेशन, वो फर्टिलाइजेशन यहां पे नहीं होगा। तो अगर यहां पे ऑटोगैमी होनी चाहिए तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि जब यहां से पोलन ग्रेन निकले उस टाइम पे स्टिग्मा भी रेडी रहे पोलन ग्रेन को लेने के लिए। और एग्जैक्टली ऐसा थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे आपको इन प्लांट्स का नाम ध्यान रखना है, जैसे वियोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना। ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये दो डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एक फ्लावर है कास्मोगैमस फ्लावर, ये नॉर्मल फ्लावर होता है, जैसे ओपन फ्लावर होता है, ठीक है। और एक फ्लावर होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, जो कभी भी नहीं खिलता है, ये हमेशा बंद रहता है। तो ये जो हमने नाम लिए ना, वियोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, इन प्लांट्स में दो डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। एक तो ओपन रहता है जिसे बोलते हैं कास्मोगैमस, और एक हमेशा क्लोज रहता है जिसे बोलते हैं क्लिस्टोगैमस। इसको हम फिगर की मदद से समझेंगे। तो देखो जैसे एक ये प्लांट है, इस प्लांट में अगर आप देखो तो ये है कास्मोगैमस फ्लावर जो कि खुला हुआ है, ओपन है, ठीक है। और एक यहाँ पे क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो कि क्लोज्ड है। समझ गए ना। अब सिंपल सी बात है, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होंगे, जो क्लोज फ्लावर हैं, उनमें ऑटोगैमी तो 100% होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां पे देखो, अगर जैसे स्टिग्मा है, ठीक है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है, और ये क्या है, फिलामेंट और एंथर, तो ये क्लोज है, ठीक है। जो फ्लावर है क्लोज है, तो इससे क्या होगा, बाहर से कोई भी पोलन ग्रेन नहीं आ सकता, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन तो यहाँ पे होगा ही नहीं। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही एंथर से पोलन ग्रेन निकलेगा वो यहीं पे लैंड कर जाएगा, क्योंकि वो बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि फ्लावर क्लोज है। इस वजह से जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं ना, उनमें ऑटोगैमी ही होती है। क्लियर? देखो लिखा भी है यहाँ पे, 10 क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं उनमें ऑटोगैमी ही होती है, ठीक है। और कोई चांस नहीं होता यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का, क्योंकि बंद है फ्लावर। अब यहाँ पे एक और लाइन उसने लिखी, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं ना, उनमें सीड तो बनता ही बनता है, भले ही वहां पे कोई पॉलिनेटर ना हो। पॉलिनेटर क्या होते हैं, जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, जैसे मधुमक्खी, हवा, पानी। तो इस फ्लावर को तो इन चीजों की जरूरत ही नहीं है ना, किसी पॉलिनेटर की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो बंद है। और बंद है तो क्या होगा, यहां से पोलन ग्रेन निकलेगा और यहीं पे लैंड कर जाएगा। तो अगर पॉलिनेटर नहीं भी है तब भी इनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा, जिससे सीड यहां पे बनेगा, एश्योर्ड सीड बनेगा। अब यहां पे वो पूछ रहा है कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं, क्या वो प्लांट के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। तो देखो यहां पे फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा यह है कि अगर पॉलिनेटर यहां पे नहीं भी है तब भी यहां पे पॉलिनेशन हो जाता है। बट लेकिन यहां पे नुकसान क्या है कि यहां पे कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं। और कंटिन्यूअस सेल पॉलिनेशन से क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, मतलब यहाँ पे वेरिएशंस नहीं आती है, इवोल्यूशंस नहीं होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, सेल पॉलिनेशन हो रहा है। अब हमें पढ़ना है जिटेनोगैमी के बारे में। तो जिटेनोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा में, बट इन डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। देखो प्लांट तो सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है। जैसे यहां से पोलन ग्रेन निकला और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर गया, तो इसको बोलते हैं जिटेनोगैमी। अब जिटेनोगैमी फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, किसी ना किसी पॉलिनेटर की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि यहां पे इस जगह से लेके यहां तक ले जाना है ना, तो इसमें एयर की जरूरत पड़ सकती है, किसी इंसेक्ट की जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरीके से ये तो एक क्रॉस पॉलिनेशन हुआ फंक्शनली। बट अगर आप जेनेटिकली देखेंगे तो ये ऑटोगैमी की ही तरह है। इसको समझना। देखो ऑटोगैमी में क्या होता है, ऑटोगैमी में हमने पढ़ा था, ये फ्लावर है, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और ये है एंथर। तो एंथर से पोलन ग्रेन निकलता है और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे
लैंड कर जाता है। ये ऑटोगैमी था। और जिटोनोगैमी में क्या हो रहा था कि जो पोलन ग्रेन है वो निकल तो रहा है एक फ्लावर से, बट उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाके लैंड कर रहा है। दोनों केसेस में प्लांट जो है वो सेम है, मतलब दोनों केसेस में जो पोलन ग्रेन का जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो सेम रहेगा, इसलिए बाहर से कोई पोलन नहीं आ रहा है, इसलिए इसको ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर हम रख सकते हैं। ठीक है, जेनेटिकली। इसके बाद आता है जीनोगैमी। तो जीनोगैमी में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन अ डिफरेंट प्लांट। यहां पे देखो प्लांट ही डिफरेंट हो गए, ठीक है, तो इसे बोलते हैं जीनोगैमी। अब देखो ये एक अपने टाइप की पॉलिनेशन होती है, ये अकेली ऐसी पॉलिनेशन होती है जहां पे क्या होता है, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप का पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है। जेनेटिकली डिफरेंट टाइप का पोलन, क्योंकि यहां पे क्या है, प्लांट्स ही अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ऐसे एजेंट्स जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो देखो यहाँ पे दो एबायोटिक हैं। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग है, जिसमें विंड और वाटर आ जाता है, और एक बायोटिक है जिसमें एनिमल्स आ जाते हैं। बायोटिक मतलब जो लिविंग है, ठीक है, तो ये पॉलिनेशन को करते हैं। अब जो मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स होते हैं वो किसका यूज करते हैं? बायोटिक एजेंट्स का पॉलिनेशन के लिए करते हैं। मतलब बहुत सारे प्लांट्स बायोटिक एजेंट्स का ही इस्तेमाल करते हैं पॉलिनेशन के लिए, बट लेकिन जो स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स हैं वो किसका यूज करते हैं? एबायोटिक एजेंट्स का, जैसे कि हवा और पानी का। ठीक है, अब आप सीधी बात सोचो कि जो हवा है, जो पानी है, उसको थोड़ा ना पता है कि पोलन ग्रेन को मुझे वहां स्टिग्मा पे लेके जाना है। जहां हवा जाएगी, जहां पानी जाएगा, वहीं चले जाएगा ये सब पोलन ग्रेन। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट है, यहाँ पे एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो यहां से पोलन ग्रेन निकला, अब एयर को थोड़ा ना पता है यहीं लेके आना है, इसी फ्लावर पे लेके आना है। एयर तो उसे यहां भी कहीं भी ले जा लेगी। तो इस केसेस में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन का लॉस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। यहां से पोलन ग्रेन निकल तो गया, बट उसके चांसेस बहुत कम है कि वो यहां तक पहुंच पाए। तो इस लॉस को कम करने के लिए जो प्लांट्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट में पोलन ग्रेन्स को बनाते हैं। जैसे कि मान लो यहां पे अभी 10 पोलन ग्रेन्स बने, तो 10 पोलन ग्रेन के चांसेस क्या होंगे यहां तक पहुंचने के, ये दूसरे प्लांट तक पहुंचने के? बहुत कम होंगे। बट लेकिन अगर ये यहां पे 1000 पोलन ग्रेन बना दे तो चांसेस ऑफ पॉलिनेशन जो है वो बढ़ जाएगा। समझ गए ना? अब देखो एबायोटिक पॉलिनेशंस में भी जो विंड है ना वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है। विंड के थ्रू पॉलिनेशन बहुत ज्यादा होता है। और विंड पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए? हल्के होने चाहिए और नॉन स्टिकी होने चाहिए, ताकि ये हवा में आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके। और इन केसेस में क्या होना चाहिए कि जो स्टेमन है वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। मतलब वेल एक्सपोज्ड का मतलब कि जो फ्लावर है वो पूरी तरीके से खुला हुआ होना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो एंथर है वो हवा के कांटेक्ट में होगा, और एंथर जैसे ही बर्स्ट करेगा, एंथर से सारे पोलन ग्रेन हवा में चले जाएंगे आसानी से। इसके अलावा जो ये होगा ना अपना स्टिग्मा, वो कैसा होना चाहिए? लार्ज, ऑफन फेदरी, मतलब फेदर्स निकलने चाहिए उस पे। और फेदर्स की वजह से क्या होगा कि हवा में जो भी पोलन ग्रेन होंगे ना उनको वो आसानी से पकड़ लेगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, एयर पॉलिनेशन के लिए जो स्टिग्मा होता है ना वो कैसा होना चाहिए? फेदरी होना चाहिए। और इन फेदर्स की मदद से क्या होता है, जो ये स्टिग्मा होता है ये हवा में प्रेजेंट पोलन ग्रेन्स को पकड़ लेता है। अब देखो जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें क्या होता है, हर एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होता है। ठीक है, और बहुत सारे फ्लावर्स जो होते हैं ना वो पैक्ड हो जाते हैं इन्फ्लोरेसेंस में, मतलब कि छोटे 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 फ्लावर्स क्या है, ऐसे गुच्छे में आ जाते हैं, जिससे क्या है, चांसेस ऑफ पॉलिनेशन बढ़ जाता है ना? अब आपने मक्की को जब देखा होगा ना, तो मक्की में क्या होते हैं? टेसल्स। और ये टेसल्स क्या होते हैं? स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं। और ये क्या करते हैं? हवा में प्रेजेंट पोलन ग्रेन्स को पकड़ लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात नीट के लिए, जो विंड पॉलिनेशन होता है वो किस में कॉमन होता है? ग्रासेस में। अब देखो आपको पता है पॉलिनेशन जो एयर के थ्रू होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और वाटर के थ्रू बहुत कम होता है। इसीलिए तो 30 जेनेरा हैं जिनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, और उसमें मोस्टली क्या होता है? मोनोकॉटिलेडन्स। तो मोनोकॉटिलेडन्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें जनरली वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अब देखो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि वाटर के थ्रू मेल गैमेट्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जनरली किस में होता है? लोअर प्लांट्स में, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इनमें जो मेल गैमेट का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जहां जहां पे पानी होगा वहीं वहीं पे हमें ये एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स मिलेंगे। इसीलिए तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लिमिटेड होता है। मतलब ये प्लांट्स हर जगह नहीं मिलेंगे, ये प्लांट्स सिर्फ वहीं पे मिलेंगे जहां पे पानी होता है, क्योंकि इनको वाटर की जरूरत होती है मेल गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के, जैसे वेलिस्नेरिया हाइड्रिला, ये फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। और जो सी ग्रासेस जैसे कि जोस्टेरा है, ये कहां पे ग्रो करते हैं? मरीन वाटर में।
ये सब किसके थ्रू पॉलिनेशन करते हैं? वाटर के थ्रू, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पानी में रहने वाले प्लांट्स पानी के थ्रू ही पॉलिनेशन करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, इन मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, ज्यादातर जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जैसे कि वाटर हाइसिंथ या वाटर लिली, इनमें क्या होता है, जो फ्लावर होता है ना, वो पानी के लेवल से ऊपर आ जाता है, जैसे पानी है, ठीक है। तो इन प्लांट्स में क्या होता है, ये वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो पानी के ऊपर आ जाते हैं। अब जब फ्लावर पानी के ऊपर आ जाएगा तो उससे क्या होगा, एयर में आ गया ये। अब एयर में आ गया तो किसके थ्रू इसका पॉलिनेशन होगा? इंसेक्ट्स या फिर विंड के थ्रू होगा, जैसे कि लैंड के प्लांट्स में होता है। समझ रहे हो ना? तो जनरली ऐसा नहीं है कि पानी में रहने वाले प्लांट्स पानी के थ्रू ही पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या है, वेलिस्नेरिया का है। वेलिस्नेरिया में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर होता है ना, वो कहां पहुंच जाता है? वाटर के सरफेस पे पहुंच जाता है। किसकी मदद से? लॉन्ग स्टॉक की मदद से। तो जैसे ये वेलिस्नेरिया है, वेलिस्नेरिया में क्या होता है, जो वाटर का सरफेस है, उस वाटर के सरफेस तक कौन पहुंच जाता है? फीमेल फ्लावर पहुंच जाता है। और फीमेल फ्लावर यहां तक पहुंचता कैसे है? बाय द हेल्प ऑफ लॉन्ग स्टॉक। यहां पे ऐसे इसकी क्या होती है, स्टॉक होती है लंबी सी, जिसकी वजह से जो फीमेल फ्लावर है वो सरफेस तक पहुंच जाता है। और फिर यहां पे क्या होता है, जो मेल फ्लावर होता है वो क्या करता है, पोलन ग्रेन को रिलीज कर देता है वाटर के सरफेस पे। तो वाटर के सरफेस पे यहाँ पे पोलन ग्रेन रिलीज हो गए, ठीक है। फिर वाटर के सरफेस से होते 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 ये पोलन कहां पहुंच जाते हैं? फीमेल फ्लावर में, और जिससे पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। अच्छा यार देखो, वीडियो को ना लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आप लोग लाइक थोड़ा सा कम करते हो, थोड़ा बढ़ा दो ना प्लीज लाइक, ठीक है। इससे क्या होता है, मोटिवेशन अपने को बहुत मिलता है। अब देखो, कुछ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं जैसे कि सी ग्रासेस। इनमें क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर होता है ना, वो पानी के अंदर ही डूबा हुआ रहता है। और इन केसेस में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो रिलीज होते हैं इनसाइड द वाटर। तो जैसे पानी का सरफेस है ना, पानी के सरफेस के नीचे क्या रहता है, फीमेल फ्लावर नीचे ही डूबा हुआ रहता है। तो इन केसेस में क्या होता है, इन केसेस में जो पोलन ग्रेन होता है वो रिलीज होता है कहां? पानी के अंदर। तो पानी के अंदर ही ये पोलन ग्रेन ऐसे मूव करते रहते हैं और इवेंचुअली कहां पहुंच जाते हैं? फीमेल फ्लावर में। और फीमेल फ्लावर कहां है? सबमर्ज्ड है, पानी के अंदर डूबा हुआ है। अब देखो, ऐसे प्लांट जिनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उनमें पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? जनरली लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, और ये पैसिवली वाटर में मूव करते हैं। पैसिवली वाटर में मूव करने का मतलब जहां जहां पानी जाएगा वहीं अपने हिसाब से मूव करते रहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ पहुंच जाते हैं स्टिग्मा पे, जिससे पॉलिनेशन अचीव हो जाता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात देखो, जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज होती हैं, इनमें जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, वो गीले होने से बचे रहते हैं। किसकी मदद से? म्यूसिलेजिनियस कवरिंग की मदद से। मतलब जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज होती हैं, उनमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनके चारों तरफ क्या होती है? एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, जो कि पोलन ग्रेन को गीले होने से बचाती है। अब देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, मतलब सिंपल भी है, कि जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो कलरफुल नहीं होते जनरली, और उनमें नेक्टर भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो फ्लावर कलरफुल क्यों होता है और उसमें नेक्टर क्यों होता है? ताकि वो अट्रैक्ट कर सके इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए। बट आपको पता है विंड और वाटर में तो उसकी जरूरत है ही नहीं इंसेक्ट्स की, तो इसलिए इसके फ्लावर क्या होते हैं? अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि इनको किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखो, जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो किसका इस्तेमाल करते हैं पॉलिनेशन के लिए? एनिमल्स का। जैसे कि बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वेस्प, एंड्स, मॉथ्स, बर्ड्स। बर्ड्स में भी क्या होती है? सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स, ठीक है। इसके अलावा जो बैट्स होते हैं वो भी एक कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब देखो, इनमें जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में जो पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स हैं, और इंसेक्ट्स में भी मेन कौन होती है? बीज, जो मधुमक्खी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिनेशन के लिए। काफी सारे प्लांट्स में पॉलिनेशन करती है, ठीक है। अब इसके अलावा ऐसा नहीं कि छोटे छोटे ही प्लांट्स, छोटे छोटे एनिमल्स ही पॉलिनेशन करते हैं, कुछ लार्ज एनिमल्स भी पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि सम प्राइमेट्स, जिसमें आते हैं लेम्यूर्स, ठीक है, आर्बोरियल आते हैं इसमें, और कुछ इसमें रोडेंट्स आते हैं। इसके अलावा रेप्टाइल्स आ जाती है। रेप्टाइल्स में जीकू लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड आ जाती है। अब देखो, जो मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लार्ज, कलरफुल, और उनमें फ्रेग्रेंट भी होती है और रिच इन नेक्टर भी होते हैं। तो ये सारी चीजों से क्या होता है, जो इंसेक्ट होता है वो अट्रैक्ट होता है, जिस वजह से पॉलिनेशन हो पाता है। अब देखो, कुछ स्पीसीज में जो फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं, फ्लोरल रिवॉर्ड क्या होता है कि प्लांट पॉलिनेशन के बदले जो इंसेक्ट्स को देता है उसे बोलते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है? पोलन ग्रेन हो सकता है रिवॉर्ड, या फिर नेक्टर हो सकता है। तो कुछ स्पीसीज में फ्लोरल रिवॉर्ड क्या होता है? प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स। अंडे को देने की जगह देता है कौन? प्लांट, ठीक है। इंसेक्ट क्या करते हैं?
जो प्लांट होता है उसी के फ्लावर के अंदर अपने एग्स दे देते हैं। तो ये क्या हो गया, एक फ्लोरल रिवॉर्ड हो गया जो कि प्लांट इंसेक्ट को देता है। और इसमें एग्जांपल क्या आता है, टॉलेस्ट फ्लावर जिसका नाम है एमोर्फोफिलस। ठीक है, तो एमोर्फोफिलस जो फ्लावर होता है उसके अंदर इंसेक्ट्स क्या करता है, अपने एग को ले करता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और एग्जांपल है मॉथ और यूका का। अब देखो जो मॉथ होती है वो कैसी होती है, छोटी सी एक मक्खी होती है, और ये क्या करती है, यूका प्लांट के अंदर अपने एग्स को ले करती है। ठीक है, तो जो मॉथ होती है वो क्या करती है, डिपॉजिट करती है एग्स को ओवरी के लोकस में। ओवरी के लोकस में मतलब ओवरी के अंदर जो मॉथ होता है वो अपने एग्स को ले कर देता है, जिसके बदले जो प्लांट होता है उसको क्या फायदा होता है, प्लांट में पॉलिनेशन हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों को यहाँ पे फायदा होता है। अब हमें पढ़ना है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ऐसे मैकेनिज्म या प्रोसेसेस होती हैं जिनकी मदद से प्लांट सेल पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है, मतलब सेल पॉलिनेशन को कम से कम करता है, और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन। अब प्लांट ऐसा क्यों चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन, और कम से कम सेल पॉलिनेशन हो। देखो, अगर कंटिन्यूअस सेल पॉलिनेशन होता रहेगा तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, प्लांट में इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो भी नए प्लांट बनेंगे ना, उनमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी, और अगर वेरिएशन नहीं आएगी तो इवोल्यूशन नहीं होगा, और सर्वाइवल के चांसेस प्लांट के कम हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है प्लांट की तरफ से, जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जाता है। और जब ज्यादा से ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन आएगी, और ज्यादा से ज्यादा बेटर स्पीसीज यहाँ पे हमें प्लांट की मिलेंगी। ठीक है, अब आपको पता है मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड कर जाता है, जिसको बोलते हैं ऑटोगेमी, है ना। और अगर कंटिन्यूअस सेल पॉलिनेशन इसी तरीके से होता रहेगा तो उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। अब इसी इनब्रीडिंग डिप्रेशन को या फिर सेल पॉलिनेशन को कम करने के लिए प्लांट्स ने कई सारे डिवाइसेस को डेवलप किया है। ठीक है, जिसकी वजह से सेल पॉलिनेशन कम से कम हो और क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा से ज्यादा हो। अब देखो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में जो पहला डिवाइस है वो क्या है, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। हमने क्या पढ़ा था कि एंथर जैसे पोलन ग्रेन निकलता है, और एंथर जैसे पोलन ग्रेन निकल रहा है उस टाइम पे स्टिग्मा भी रिसेप्टिव होना चाहिए, तभी पॉलिनेशन आगे बढ़ पाएगा। स्टिग्मा रिसेप्टिव होना चाहिए मतलब स्टिग्मा रेडी होना चाहिए पोलन ग्रेन को लेने के लिए। तो ऐसा हो नहीं पाता है, क्या होता है, पोलन ग्रेन जब निकलता है तो उस टाइम पे स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं रहता कई बार। ठीक है, या जब स्टिग्मा रिसेप्टिव है तो उस टाइम पे पोलन ग्रेन नहीं निकल पाता। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से सेल पॉलिनेशन यहाँ पे नहीं होगा और क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। दूसरा जो डिवाइस है वो ये है कि कुछ स्पीसीज में क्या होता है, जो एंथर और स्टिग्मा होता है ना, वो डिफरेंट पोजीशंस पे रहता है, जिस वजह से क्या होता है, जो पोलन है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट पे नहीं आ पाएगा सेम फ्लावर पे। जैसे ये फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर में ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। अब इस केस में क्या है, मान लो कि जो एंथर है ना वो थोड़ा दूर पे है, किससे, ये जो स्टिग्मा है उससे थोड़ा दूर पे क्या है, एंथर। तो इस वजह से चांसेस ऑफ सेल पॉलिनेशन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब देखो अभी तक जो दोनों हमने डिवाइसेस पढ़े ये क्या करते हैं, ऑटोगैमी को प्रिवेंट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे थर्ड डिवाइस के बारे में जो कि प्रिवेंट करता है इनब्रीडिंग को, मतलब इनब्रीडिंग को रोकता है, उसका नाम है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मान लो यहां से पोलन ग्रेन आया और इसी फ्लावर पे लैंड कर गया, ठीक है, इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर गया, तो यहाँ पे क्या होगा, आगे कोई भी स्टेप नहीं होंगे। आगे कोई भी स्टेप नहीं होंगे का मतलब है कि ये स्टिग्मा रहता है, ये स्टाइल रहता है और ये ओवरी रहता है ना, इसके ऊपर जब पोलन ग्रेन लैंड करता है तो पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनती है, जिसकी मदद से जो मेल गैमेट है वो नीचे को मूव करते हैं। बट लेकिन ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ यहाँ पे नहीं हो पाएगी, ठीक है, अगर पोलन उसी प्लांट का हुआ तो। इसको सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि मान लो पोलन यहां से आया और इस फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर गया, देखो प्लांट सेम है, ठीक है, तो यहां से पोलन आया, इस फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर गया, तब भी यहाँ पे पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी, जिस वजह से यहाँ पे आगे के कोई भी स्टेप नहीं होंगे। तो इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब अपने पोलन के लिए ही प्लांट इनकम्पैटिबल होता है। अपने पोलन को जो प्लांट है वो स्टिग्मा के ऊपर ग्रो नहीं करने देता है। इसके बाद यहाँ पे आता है चौथा डिवाइस, जो कि क्या है, अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। प्लांट अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस कर देगा तो उससे सेल्फ पॉलिनेशन की चांसेस तो खत्म हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। अगर सेम प्लांट में यहाँ पे एक मेल फ्लावर है और एक यहाँ पे फीमेल फ्लावर है, जैसे कि एग्जांपल है कैस्टर और मेज के,
और ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं? मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट क्या होते हैं? जिस प्लांट में मेल फ्लावर भी होता है और फीमेल फ्लावर भी होते हैं। तो इसमें क्या होगा? ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगी, बट जिटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं होगी। आप समझ रहे हो ना? ये मेल है तो ये फीमेल है, ठीक है। अब मेल का पोलन यहाँ पे तो गिरेगा भी नहीं ना, कहीं कुछ होगा भी नहीं, ऑटोगैमी के यहाँ पे चांसेस 0 हैं। बट लेकिन यहाँ पे जिटोनोगैमी तो हो सकती है ना, इधर से पोलन यहाँ पे गिर जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल है जैसे पपाया के। पपाया में क्या होता है? मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट प्लांट्स में। मतलब पपाया का एक मेल प्लांट होता है और एक फीमेल प्लांट होता है, तो इसको बोलते हैं डायोशियस, डायोशी, ठीक है। अब डायोशियस जो कंडीशन है उसमें ऑटोगैमी भी नहीं होगी और जिटनोगैमी भी नहीं होगी, इसमें क्या होगी? जीनोगैमी। अब हमें पढ़ना है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में। तो पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है उसी को बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब आपको पता है पॉलिनेशन की वजह से कोई गारंटी तो नहीं है ना कि राइट टाइप का ही पोलन आएगा, क्योंकि हवा है ना, हवा में बहुत डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, तो चांसेस राइट टाइप के पोलन के आने के थोड़े कम रहते हैं, गारंटी नहीं होती है। अब राइट टाइप का पोलन क्या होता है? कंपैटिबल पोलन, ठीक है, सेम स्पीसीज का होना चाहिए। जैसे कि ये पपाया का पेड़ है, तो पपाया के पेड़ के ऊपर अगर पपाया का ही पोलन आता है तो उसे बोलेंगे राइट टाइप का पोलन या फिर कंपैटिबल पोलन। अगर पपाया के पेड़ पे आम का पोलन आता है तो वो रॉन्ग टाइप का हो गया या फिर इनकम्पैटिबल पोलन हो जाएगा। अब देखो जनरली क्या होता है कि रॉन्ग टाइप का पोलन आ जाता है। रॉन्ग टाइप का पोलन मतलब किसी और स्पीसीज का पोलन आ गया। जैसे कि पपाया का पेड़ है, पपाया के पेड़ पे अगर मैंगो का पोलन आता है तो उसे बोलते हैं रॉन्ग टाइप का पोलन, ठीक है। और या फिर क्या हो गया? रॉन्ग टाइप का एक और पोलन होता है सेम प्लांट का अगर पोलन ग्रेन आता है तो। सेम प्लांट का मतलब हमने पढ़ा था सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आप समझ गए होंगे कि उसी प्लांट का पोलन जब उसी के स्टिग्मा पे लैंड करता है तो वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर आता है और वहां पे पॉलिनेशन के बाद पोलन ट्यूब वगैरह नहीं बनती है, ये सब हमने देखा था। तो ये क्या होता है? रॉन्ग टाइप के पोलन, ठीक है। तो ये भी लैंड कर सकते हैं ना स्टिग्मा के ऊपर। अब जो पिस्टल होता है उस पर एक एबिलिटी होती है कि वो पोलन को रिकॉग्नाइज करता है कि पोलन राइट टाइप का है या फिर रॉन्ग टाइप का है। अगर पोलन राइट टाइप का उसे मिला तो पिस्टल क्या करेगा? पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेगा और उसके बाद पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब पोलन ट्यूब की ग्रोथ यहाँ पे शुरू हो जाएगी अगर राइट टाइप का है तो। अब देखो अगर पोलन रॉन्ग टाइप का होगा तो क्या होगा? पिस्टल रिजेक्ट कर देगा पोलन को, जिससे क्या होगा? पोलन जर्मिनेशन स्टिग्मा के ऊपर नहीं हो पाएगा। अब देखो जो पिस्टल होता है वो पोलन को रिकॉग्नाइज कर लेता है। पिस्टल जो होता है वो पोलन को रिकॉग्नाइज करता है, कैसे? केमिकल कंपोनेंट्स की मदद से। मतलब यहाँ पे क्या होता है? जो स्टिग्मा होता है या जो पिस्टल है वो पोलन को कैसे रिकॉग्नाइज करता है? पोलन के केमिकल्स को क्या करके? डिटेक्ट करके या उसको सेंस करके। अब देखो अगर कंपैटिबल पॉलिनेशन हो जाता है, मतलब राइट टाइप का पोलन आ जाता है, तो पोलन ग्रेन से क्या होगा? पोलन ट्यूब की ग्रोथ शुरू हो जाएगी, ठीक है। और पोलन ट्यूब की ग्रोथ कहां से होती है? जर्म पोर से। हमने क्या पढ़ा था? पोलन ग्रेन होता है, वहां पे एक जर्म पोर होता है, जर्म पोर से क्या होता है? पोलन ट्यूब की ग्रोथ शुरू हो जाती है और इस पोलन ट्यूब के थ्रू क्या होता है? मेल गैमेट का ट्रांसफर होता है। अब देखो अगर आपको ध्यान होगा तो हमने पढ़ा था कि 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उस पर पोलन ग्रेन जब निकलता है ना तो 2 सेल्ड स्टेज में निकलता है। तो एक सेल था वेजिटेटिव, एक था जनरेटिव सेल। अब इन प्लांट्स में क्या होता है? जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड हो जाता है 2 मेल गैमेट्स में। कब? जब पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, ठीक है ना। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। जब इसके ऊपर पोलन ग्रेन लैंड करता है तो पोलन ग्रेन जब लैंड करा तो उस टाइम पे तो 2 सेल्ड स्टेज होगी यहाँ पे, बट लेकिन जैसे यहाँ पे पोलन ट्यूब बन जाती है तो क्या होता है? ये 2 सेल में से जो एक सेल है जिसे बोलते हैं जनरेटिव सेल, वो डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स को यहाँ पे बना देता है और फिर ये 2 मेल गैमेट पोलन ट्यूब के थ्रू नीचे जाने लगते हैं। अब देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जिनमें कि पहले से ही 3 सेल्ड कंडीशन होती है पोलन में, तो उन केसेस में क्या होगा? पोलन ट्यूब क्या करेगी? शुरुआत से ही 2 मेल गैमेट्स को कैरी करेगी। इसके बाद जो पोलन ट्यूब है वो कहां पहुंच जाती है? ओवरी में। ओवरी से वो पहुंचती है ओव्यूल में। ओव्यूल में कैसे पहुंचती है? थ्रू द माइक्रोपाइल। ये सब हमने पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद फिलिफॉर्म एपरेटस की मदद से जो पोलन ट्यूब है वो सिनर्जिड्स के थ्रू होते हुए अंदर एंटर कर जाती है ना। अब देखो कई सारी रिसेंट स्टडीज ये शो करती है कि जो फिलिफॉर्म एपरेटस होता है वो पोलन ट्यूब को गाइड करता है एंट्री के लिए। अब देखो जितने भी इवेंट्स हैं, पोलन ट्यूब का डिपोजिशन होना स्टिग्मा पे और बाद में पोलन ट्यूब का एंटर होना ओव्यूल में, ये सारे जो इवेंट्स हैं किसके अंदर आते हैं? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर आते हैं। अब हमें पढ़ना है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है? एक प्लांट ये लिया, एक प्लांट ये लिया, इनके बीच में क्रॉस कर दिया, तो इससे जो प्लांट मिला हमें क्रॉस कराने के बाद उसे बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें हमने क्या किया? हमने इसमें क्रॉस कराया। क्रॉस कराने से क्या हुआ? इस प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक यहाँ आ गए और इस प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक भी यहाँ पे आ गए, तो ये एक हाइब्रिड प्लांट हो गया।
अब ये एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब इसमें आपने अपनी मर्जी से एक प्लांट लिया और अपनी मर्जी से एक दूसरा प्लांट लिया और इनके बीच में क्रॉस कराया। जैसे यहां से पोलन ग्रेन को उठा करके आपने इसके स्टिग्मा पे लैंड करा दिया, तो ये क्या हो गया? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब ये कैसे किया जाता है इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हम एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे इस प्लांट और इस प्लांट के बीच में। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसी प्लांट का जो पोलन है वो इस प्लांट पे लैंड करे। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि इसी प्लांट का पोलन यहां लैंड करे, मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं इस प्लांट का पोलन लैंड करे, क्योंकि मुझे इनके बीच में क्रॉस कराना है। तो मैं नहीं चाहता ना कि यहाँ पे सेल पॉलिनेशन हो, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा? इमस्कुलेशन। देखो इमस्कुलेशन में क्या किया जाता है? फोर्सेप लेते हैं। फोर्सेप क्या होती है? कैंची होती है, उसकी मदद से इस एंथर को यहाँ से कट करके हटा दिया जाता है। ठीक है, इस एंथर को यहाँ से कट करके हटा देंगे। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इस फ्लावर के अंदर अब सेल पॉलिनेशन होगा ही नहीं, क्योंकि आपने यहाँ से मेल पार्ट को हटा दिया है। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया? ताकि यहाँ पे इसी प्लांट का पोलन इस प्लांट के स्टिग्मा पे या इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड ना करे। तो इसके लिए हमने इमस्कुलेशन किया, जिसमें हम क्या करते हैं? एंथर को कट करके रिमूव कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने एंथर को कट कर दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं? बैगिंग। बैगिंग में क्या करते हैं? बटर पेपर लेते हैं और बटर पेपर बैग को इस तरीके से कवर कर देते हैं। ठीक है, इस फ्लावर के ऊपर कवरिंग कर देते हैं बटर पेपर की। ये क्यों करी? क्योंकि यहाँ पे हवा है और हवा में बहुत सारे क्या होंगे? पोलन ग्रेन होंगे, तो चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन हो जाएगा ना। मतलब ये जो हवा में पोलन ग्रेन है, हो सकता है यहाँ पे लैंड कर जाए, तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हमने इसको फ्लावर को कवर कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हमें तो इन दोनों प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराना है ना, तो मैं क्या करूंगा? इसका पोलन लूंगा और फिर इस बटर पेपर को हटाऊंगा। बटर पेपर को हटाने के बाद मैं इस पोलन ग्रेन को इस स्टिग्मा पे लैंड करा दूंगा, जिससे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा, और दोबारा फिर इस बैग को यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा, फ्रूट डेवलप्ड होगा, सीड डेवलप्ड होगा, और फिर उस सीड को जब मैं उगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? हाइब्रिड प्लांट। तो इस तरीके से यहाँ पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, जिसमें आपको ध्यान रखना है इमस्कुलेशन और बैगिंग को। अब हम यहाँ पे समझेंगे डबल फर्टिलाइजेशन को। ठीक है, देखो क्या होता है कि पोलन ट्यूब जो होती है वो एंटर कर जाती है ओवरी से ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक के अंदर कौन एंटर कर गया? पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब के अंदर क्या है? 2 मेल गैमेट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक मेल गैमेट जो है वो एग के साथ मिल जाएगा। ध्यान देना, एक मेल गैमेट जो है वो एग के साथ मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं सिनगैमी। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हो गया सिनगैमी। फिर जो दूसरा मेल गैमेट है, ठीक है, जो दूसरा मेल गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल जाएगा, जिसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पे 2 फ्यूजन हुए, एक तो सिनगैमी हुआ और एक ट्रिपल फ्यूजन हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है? एक तो होता है सिनगैमी और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी में क्या है? जो मेल गैमेट है वो एग के साथ मिल गया, और ट्रिपल फ्यूजन में क्या है? जो एक मेल गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल गया। इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और एक मेल गैमेट है, तो 3 मिल रहे हैं ना, तो इसलिए हो गया ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अब सिनगैमी से यहाँ पे क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट से बन जाता है एम्ब्रियो। क्लियर? ट्रिपल फ्यूजन से यहां पे बनता है पीईसी। पीईसी क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड, मतलब 3n होता है, ये ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है ये। उसके अलावा ट्रिपल फ्यूजन में दूसरी चीज जो यहाँ पे बनती है वो ये बनती है कि जो सेंट्रल सेल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पीईसी में। पीईसी क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो डेवलप करके बनाता है एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म के अंदर आपको पता है फूड स्टोर्ड होता है, और एंडोस्पर्म क्या करता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड कराता है। तो इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखो ये जो एम्ब्रियो सैक है ये ऐसा है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन हो चुका है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? सिनर्जिड जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे जाइगोट बन जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है, जो कि ट्रिप्लॉइड नेचर का था, ये हमने पढ़ा था। और इस तरफ का जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं वो भी डिग्रेड हो जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, जो कि हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के बारे में। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद के जो स्ट्रक्चर्स और जो इवेंट्स होंगे उसके बारे में पढ़ना है। तो देखो डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है? एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सबको कलेक्टिवली बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब हमें पढ़ना है एंडोस्पर्म के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो पहले हो जाता है और फिर बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एंडोस्पर्म के अंदर रहता है फूड,
और फूड पहले बन जाता है और फिर एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो क्या करता है, इस फूड को खा के फिर डेवलप करता है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। तो खाना पहले बन जाता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। तो इससे फायदा क्या है कि एम्ब्रियो के लिए पहले से खाना बना हुआ रहेगा, जिस वजह से उसका डेवलपमेंट प्रॉपर होगा। अब इसके बाद देखो क्या होता है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल रहता है, जिसे पीईएन बोलते हैं, वो डिवाइड करता है रिपीटेडली। ठीक है, कई बार डिवाइड करता है, जिससे वो बनाता है एंडोस्पर्म टिश्यू। और एंडोस्पर्म टिश्यू कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड नेचर का। अब एंडोस्पर्म टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या रहता है, फूड मटेरियल स्टोर्ड रहता है। और ये फूड मटेरियल किसके लिए जरूरी होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। तो देखो जो मोस्ट कॉमन टाइप है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का, उसमें क्या होता है, जो पीईएन होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होती है। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में क्या होगी, न्यूक्लियर डिवीजन, जिससे कई सारे छोटे छोटे फ्री न्यूक्लियाई बन जाएंगे। अब ये जो फ्री न्यूक्लियाई बनेंगे, ये डेवलप्ड हो जाएंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में। ठीक है ना, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में सिर्फ क्या होंगे, न्यूक्लियाई। और फिर इन न्यूक्लियाई के चारों तरफ क्या बन जाएगी, सेल वॉल। जैसे न्यूक्लियाई है, इसके चारों तरफ बन गई सेल वॉल। तो अब इसको न्यूक्लियाई नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे सेल। तो इस तरीके से क्या होगा, जो फ्री न्यूक्लियर है ना, यहाँ पे फ्री न्यूक्लियस थे, वो किस में डेवलप्ड हो जाएंगे, सेल में डेवलप्ड हो जाएंगे, क्योंकि उनके चारों तरफ सेल वॉल फॉर्मेशन हो चुका है। तो अब यहाँ पे कई सारे सेल बन जाएंगे, और ये जो सेल बनेंगे ये बाद में डेवलप्ड हो जाएंगे सेलुलर एंडोस्पर्म में। ठीक है ना, यहाँ पे फिर बन जाएगा सेलुलर एंडोस्पर्म। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पीईएन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है शुरू में, उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगी, जिससे कई सारे फ्री न्यूक्लियाई बनेंगे। वो जो फ्री न्यूक्लियाई है वो डेवलप्ड हो जाएंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में। फिर ये जो न्यूक्लियाई है, इनके चारों तरफ सेल वॉल बन जाएगी, तो ये सेल बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे जो सेल होंगे वो बाद में डेवलप्ड होकर क्या बनाएंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म। अब देखो जनरल जो आप कोकोनट वाटर को देखते हो ना, वो क्या होता है, वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मतलब जो कोकोनट वाटर होता है वो किसका बना होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, लिखा भी यहां देखो, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई। और जो सराउंडिंग में व्हाइट कर्नल होता है, मतलब जिसको हम खाते हैं, व्हाइट कलर का होता है ना वो पार्ट, उसको बोलते हैं व्हाइट कर्नल। ये जो होता है, ये होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। तो ये कोकोनट के केस में क्या होता है, अभी यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म स्टेज है, ये कई सारे न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ न्यूक्लियाई के चारों तरफ तो क्या बन जाएगी, सेल वॉल बन जाएगी। तो जिन न्यूक्लियाई की चारों तरफ सेल वॉल बनेगी वो तो क्या बना देगा, व्हाइट कर्नल। ठीक है, और जिन न्यूक्लियाई के चारों तरफ सेल वॉल नहीं बन पाएगी वो बना देंगे हमारे क्या, वो हमारे बना देंगे वाटर कोकोनट। ठीक है, अब देखो आपको पता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसका खाना क्या है, एंडोस्पर्म। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो किसे खाएगा, एंडोस्पर्म को खाएगा। अब कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जैसे पी, ग्राउंडनट और बीन्स, इसमें क्या होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो पूरी तरीके से एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, मतलब इन सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचता है बिफोर सीड मैच्योरेशन। और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जैसे कि कैस्टर और कोकोनट, इनमें क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होता है वो प्रेजेंट रहता है। अब क्यों प्रेजेंट रहता है, क्योंकि इनमें जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसने पूरी तरीके से एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं किया। और फिर ये जो बचा हुआ एंडोस्पर्म रहता है ये यूज हो जाता है कहां, सीड जर्मिनेशन में। जब सीड जर्मिनेट होता है ना, उस टाइम पे ये बचा हुआ एंडोस्पर्म यूज हो जाता है। अब हमें पढ़ना है एम्ब्रियो के बारे में। तो डबल फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि सिनगैमी होती है, जिसमें जो मेल गैमेट होता है वो एग के साथ मिलता है, जिससे जाइगोट बनता है, और जाइगोट डेवलप्ड हो जाता है एम्ब्रियो में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो जाइगोट होता है वो डिवाइड तभी होता है जब सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बन जाता है। मतलब पहले जब अच्छा खासा एंडोस्पर्म बन जाता है तब जाइगोट डिवाइड होता है। क्यों, इससे फायदा ये होता है कि जाइगोट डिवाइड होने के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा ना, उसके लिए खाना पहले से क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो इसलिए उसको कोई दिक्कत वहां पे नहीं होगी। अब देखो जो मोनोकॉट और डाइकॉट सीड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, बट इनमें एक कॉमन बात ये होती है कि इन दोनों सीड्स में जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है वो सिमिलर होता है। अब हम यहाँ पे डायग्राम की मदद से समझेंगे एम्ब्रियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे है जाइगोट। अब देखो जाइगोट में होता है अनइक्वल डिवीजन, जिससे दो डिफरेंट साइज के सेल बनते हैं। तो बड़ा जो सेल बनता है वो होता है बेसल सेल, और छोटा सेल बनता है टर्मिनल सेल। अब ये जो बेसल सेल होता है ये डेवलप करके क्या बनाता है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाता है। इतना जो स्ट्रक्चर है किससे बनता है, बेसल सेल से, और जो नीचे का स्ट्रक्चर है किससे बनता है, टर्मिनल सेल से। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक एम्ब्रियो बनता है जिसे बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो क्या करेगा, और डेवलप करेगा, जिससे बनेगा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, इतना जो स्ट्रक्चर है जिसमें सस्पेंसर भी है, ये स्ट्रक्चर किससे डेवलप्ड हो रहा है, बेसिकली ये हो रहा है बेसल सेल से। ठीक है ना, ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, और नीचे का जो स्ट्रक्चर है किससे डेवलप्ड हो रहा है, टर्मिनल सेल से। अब यहाँ पे क्या होगा कि हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो से मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा।
तो मैच्योर एम्ब्रियो में यहाँ पे क्या है, सस्पेंसर, उसके बाद है रेडिकल, रेडिकल क्या बनाता है, रूट बनाता है, ठीक है, और प्लूम्यूल, प्लूम्यूल क्या बनाता है, शूट बनाता है, और फिर यहाँ पे क्या है, कॉटिलेडन। तो देखो यहाँ पे 2 कॉटिलेडन है, तो इसका मतलब ये कौन सा प्लांट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, डाइकॉट प्लांट के बारे में। अब देखो जो फिगर ए है उसमें बताया गया है एक डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में। तो इसमें यहाँ पे क्या है, प्लूम्यूल, प्लूम्यूल जैसे मैंने आपको बताया क्या बनाता है, शूट बनाता है, ठीक है, आगे प्लांट में शूट बनाता है, और जो रेडिकल होता है वो क्या बनाता है, रूट बनाता है, ठीक है। रूट की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे क्या रहती है, रूट कैप रहती है, क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं इपिकोटाइल, क्या बोलते हैं, इपिकोटाइल, और इधर का जो पोर्शन है उसे बोलते हैं हाइपोकोटाइल। उसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हो 2 कॉटिलेडन है, 1 और 2, तो ये क्या हो गया, डाइकॉटिलेडन। और यहाँ पे क्या होता है, ये इस पार्ट को बोलते हैं क्या, एम्ब्रियोनल एक्सेस, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सेस बोलते हैं इसको। सेकेंड जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रास फैमिली के एम्ब्रियो को, ठीक है। अब देखो ग्रास में जो कॉटिलेडन होता है उसे बोलते हैं स्क्यूटेलम, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल ना एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमें शूट एपेक्स मिलता है जो कि आगे जाके शूट बनाएगा, और इसके अलावा यहाँ पे एक मिलता है लीफ प्रिमोडियम। लीफ प्रिमोडियम क्या रहता है, एक इनिशियल टिश्यू रहता है जो बाद में जाके क्या बनाता है, लीफ को बनाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एपीब्लास्ट होता है। एपीब्लास्ट जनरली क्या होता है, एक अनडेवलप्ड पार्ट होता है, ये पूरी तरीके से यहाँ पे डेवलप्ड नहीं हुआ होता है। इसके बाद यहाँ पे क्या है इसके बाद यहाँ पे रेडिकल। रेडिकल क्या डेवलप करता है, रूट को, ठीक है, और रूट के आगे क्या रहता है, रूट कैप, तो यहाँ पे रूट कैप इसकी प्रोटेक्शन के लिए रहता है। इसके अलावा यहाँ पे रहता है कॉलियोराइजा। कॉलियोराइजा और कुछ नहीं है, सिर्फ एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ है, मतलब ऐसे करके एक कवरिंग है, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर किसका, एम्ब्रियो का, और किसमें, ग्रास में। अब हमें पढ़ना है सीड के बारे में। तो देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स में जो सीड है वो क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, है ना, क्योंकि जब चीजें सारी हो जाती है उसके बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है उसी को बोलते हैं सीड, और सीड हमें कहाँ मिलता है, फ्रूट के अंदर मिलता है। अब जो सीड होता है, सीड जो होता है उसमें क्या होता है, सीड कोट होता है, ठीक है। सीड में क्या होता है, सीड कोट होता है, उसके अलावा कॉटिलेडन होता है, और साथ में एम्ब्रियोनल एक्सेस होता है। एम्ब्रियोनल एक्सेस में आपको पता है क्या प्रेजेंट होता है, उसमें होता है रेडिकल और प्लूम्यूल। तो रेडिकल रूट बनाता है और प्लूम्यूल शूट बनाता है। अब देखो जनरली जो कॉटिलेडन होता है वो कैसा होता है, थिक होता है और स्वोलन होता है। क्यों रहता है स्वोलन, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। इसके अंदर बहुत सारा फूड स्टोर रहता है, जैसे कि लेग्यूम्स के अंदर होता है ना, जो फली वाले प्लांट्स होते हैं, फली वाले जैसे सोयाबीन वगैरह, इनका जो अगर आप कॉटिलेडन देखोगे तो जनरली कैसा होता है, थिक होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा फूड रिजर्व स्टोर्ड रहता है। अब देखो जो मैच्योर सीड्स रहते हैं वो नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं। तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है, क्योंकि इस एंडोस्पर्म को जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज थी उसमें पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया गया था। एम्ब्रियो ने क्या किया, पूरे एंडोस्पर्म को यहाँ पे खा लिया। एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले बताया था, पी और ग्राउंडनट। और एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या होते हैं, जिसके अंदर एंडोस्पर्म का पार्ट रह जाता है। क्यों रह जाता है, क्योंकि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में इस एंडोस्पर्म को पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं किया गया। एग्जाम्पल ये ध्यान रखने हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। अब देखो कुछ सीड्स ऐसे भी रहते हैं जैसे कि ब्लैक पेपर और बीट, इनमें क्या होता है, न्यूसिलस का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे बच जाता है, ठीक है। तो इस बचे हुए पार्ट को, न्यूसिलस का जो बचा हुआ पार्ट होता है उसे बोलते हैं पेरिस्पर्म। न्यूसिलस क्या था, जो एम्ब्रियो सैक था ना उसके चारों तरफ एक स्ट्रक्चर मिल रहा था जिसे न्यूसिलस बोल रहे थे। तो न्यूसिलस क्या होता है, कभी कभी बच जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। अब देखो ओव्यूल के चारों तरफ जो इंटेग्यूमेंट होता है, इंटेग्यूमेंट क्या होती है, एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है। यही इंटेग्यूमेंट क्या बनाता है, सीड के चारों तरफ सीड कोट को बनाता है, जिससे सीड को प्रोटेक्शन मिलती है। अब जनरली सीड कोट में एक तरफ क्या रहता है, स्मॉल पोर रहता है, ठीक है, माइक्रोपाइल बोलते हैं जिसको। उस पोर के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन और वाटर जो है वो सीड के अंदर जाता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन। अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है डॉर्मेंसी की, ये सीड में होता है। देखो सीड जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है तो उसके अंदर वाटर का कंटेंट जो है वो कम होता जाता है, जिससे वाटर ना बहुत ज्यादा, जिससे सीड जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, ठीक है। और जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रहती है एम्ब्रियो की सीड के अंदर, वो स्लो डाउन हो जाती है। तो इस केस में जो एम्ब्रियो है ना वो एक स्टेज में चले जाता है जिसे बोलते हैं डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी स्टेज ऐसी रहती है जहां पे एम्ब्रियो इनएक्टिव रहता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है,
फेवरेबल कंडीशन मिलने का मतलब जैसे ही एम्ब्रियो को एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन और सुटेबल टेम्परेचर मिलता है तो एम्ब्रियो डेवलप कर जाता है और जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। जैसे कि आपने देखा होगा एक बीज है, ठीक है, उस बीज को पैकेट के अंदर बंद कर दिया। अब पैकेट के अंदर बंद कर दिया तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ना तो ऑक्सीजन मिल रही है उसको, प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है, मॉइस्चर भी नहीं मिल रहा, सुटेबल टेम्परेचर भी नहीं मिल पा रहा है। तो इस केस में जो इस सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है वो डोरमेंसी में चले जाता है। अब जैसे ही इस सीड को कोई खरीदेगा, फिर पैकेट को फाड़ेगा, फिर सीड को निकाल के जमीन पे डालेगा, तो जैसे ही जमीन में डालेगा तो सीड को क्या मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी और वहां पे जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करके नया प्लांट बनाना शुरू कर देगा। अब देखो जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो दोनों डेवलपमेंट है सीड और फ्रूट के, ये साइमल्टेनियस होते हैं, मतलब एक साथ होते हैं ये। अब देखो जो ओवरी की वॉल होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट की वॉल में, और फ्रूट की वॉल को बोलते हैं पेरिकार्प। अब देखो ज्यादातर प्लांट्स में क्या होता है, जो ओवरी है वो डेवलप्ड हो जाती है फ्रूट में, ठीक है, और जो फ्लोरल पार्ट्स रहते हैं, जो फ्लावर के पार्ट्स रहते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं और फिर फॉल ऑफ हो जाते हैं, मतलब नीचे गिर जाते हैं। तो जैसे ही फ्रूट बनता है वैसे ही फ्लावर जो है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। बट लेकिन कुछ स्पीसीज रहती हैं जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, इनमें क्या होता है, जो थैलेमस होता है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जनरली देखो, समझो इसको, जनरली क्या होता है, जो ओवरी होती है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करती है, बट लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो थैलेमस होता है वो फ्रूट का फॉर्मेशन कर देता है, और इन फ्रूट्स को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, ओके। और ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, ट्रू फ्रूट्स होते हैं जो कि ओवरी से डेवलप्ड होते हैं। अब देखो मोस्ट स्पीसीज में क्या होता है, जो फ्रूट है ना वो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप करता है ना, बट लेकिन यहाँ पे कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जिनमें फ्रूट डेवलप करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। जनरली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद फ्रूट डेवलप होता है, बट कुछ प्लांट की ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनमें फ्रूट डेवलप करता है बिना फर्टिलाइजेशन के, और ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इनका एग्जांपल क्या है, बनाना, ठीक है। अब देखो ग्रोथ हार्मोन की वजह से हम क्या कर सकते हैं, प्लांट में पार्थेनोकार्पिक को डेवलप कर सकते हैं, और पार्थेनोकार्पिक से जो फ्रूट डेवलप्ड होते हैं वो सीडलेस होते हैं। सीडलेस क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में सीड नहीं होता है। अब हमें पढ़ना है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में। तो देखो जनरली क्या होता है, सीड्स बनते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बट लेकिन कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि स्पीसीज ऑफ एस्ट्रेसियन ग्रासेस, इनमें क्या होता है कि स्पेशल मैकेनिज्म इवॉल्व होता है जिसमें क्या होता है, सीड्स डेवलप्ड होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, पार्थेनोकार्पिक क्या होता है, फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बट यहाँ पे एपोमिक्सिस होता है। एपोमिक्सिस का मतलब होता है सीड का डेवलपमेंट होना विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब देखो एपोमिक्सिस क्या है, जनरली एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, बट ये मिमिक मतलब नकल करता है किसकी तरह, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह, क्योंकि यहाँ पे सीड बन रहे हैं, है ना। फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो एसेक्सुअल है, बट सीड बन रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल हो रही है, मिमिक कर रहा है वो। अब हमें पढ़ना है पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में। तो नाम से समझो, पॉली एम्ब्रियोनी मतलब कई सारे एम्ब्रियो का बन जाना, ठीक है। तो इसमें क्या है, कई सारे जो सिट्रस और मैंगो वैरायटीज होते हैं उनमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो सैक होता है ना, उस एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ क्या होते हैं, न्यूक्लियर सेल्स होते हैं। तो ये न्यूक्लियर सेल्स क्या करते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, सिट्रस और मैंगो जो वैरायटीज रहती हैं उनमें जो एम्ब्रियो सैक रहता है, उन एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ क्या रहता है, न्यूक्लियर सेल्स। तो ये न्यूक्लियर सेल्स क्या करते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर चले जाते हैं, और हर एक जो ये न्यूक्लियर सेल है ये डेवलप्ड हो जाता है किसमें, एम्ब्रियो में, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये जो सिट्रस और मैंगो वैरायटीज रहती है इनमें क्या होता है, न्यूक्लियर सेल्स जो कि सराउंड कर रहे हैं एम्ब्रियो सैक को, वो स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना, और वो प्रोट्रूड कर जाते हैं, मतलब अंदर चले आते हैं एम्ब्रियो सैक के, और फिर ये जो न्यूक्लियर सेल्स होते हैं ये एम्ब्रियो सैक के अंदर जाके डेवलप्ड हो जाते हैं एम्ब्रियोज में। एस लिखा है ना, एम्ब्रियोज, कई सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। तो इससे क्या होगा, एक ओव्यूल के अंदर कई सारे एम्ब्रियो आ जाएंगे, तो इसी को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो बस यहाँ तक खत्म। अब देखो ये एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो था, तो इसमें मैंने मेन टॉपिक्स को कवर किया है और मैंने कोशिश करी है कि इसको फटाफट किया जाए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो प्लीज मुझे यहाँ पे कमेंट पे करके आप बता सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।